अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब में जो इंतखाबात 14 मई को कराने का फैसला था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। समाअत के मौके पर वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकें। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका, उस सब का नजरसानी केस से ताल्लुक नहीं बनता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप अपना जवाब अभी अदालत को बताएं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन 57-58 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज नहीं कर सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज किया था। फैसले में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आईनी दरखास्त दायर करे। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का फैसला है और इंतखाबात का मामला ये कहां पर खड़ा है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या सोच रखती है, इस पर बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब, साबिक वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद है। मियां जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब, ये आप लोगों के होते हुए वफाक का भी इसमें एक मौकफ था कि पैसे और सिक्योरिटी नहीं दिए जा सकते। आज इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की अपील थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। तो एक तरफ तो ये मौकफ है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाए, लेकिन ये जो आज फैसला है इस पर आपका क्या रद्द अमल है? नहीं रहमान, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग के बारे में अगर किसी का ये तासर है या कोई ये तासर देना चाहता है कि हम इलेक्शन डिले चाहते हैं, ये कतई गलत है। सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का है जितने इलेक्शन डिले होंगे। बात यह है कि ये तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं, इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो उसका, और जितने होते जाएंगे उसका नुकसान रियासत को भी होगा, कौम को भी होगा, ये भुगतना पड़ेगा हम सबको। जो सवाल आपने किया कि आज इलेक्शन कमीशन की जो अपील है वो खारिज कर दी गई, तो मैं सिर्फ ये रहमान अजहर साहब, मुझे इल्म है कि काफी अच्छी तरह समझते और जानते हैं कि क्या आइन कानून के मुताबिक जब अदम एतमाद हुआ था पंजाब असेंबली से, सुप्रीम कोर्ट से आइन कानून के मुताबिक आए थे और मुताबिक आए थे, या आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और 2017 से खास तौर पर अब तक को आइन कानून के मुताबिक फैसले दे के कोई फख्र कर सकता है कि ये हमारी अदालतों के फैसले हैं? मैं किसी पर तनकीद, किसी जस्टिस पर, किसी पर भी नहीं करना चाहता, मगर ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि यार अगर अदालतों में बैठे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम लोग आइन कानून के मुताबिक जो जजमेंट दें और उनके खिलाफ फिर रेफरेंस आ जाए, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, मैं ये खाली नहीं कह रहा कि एक फैसला आ रहा है तो वो आइन कानून के मुताबिक नहीं आ रहा। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आइन कानून के मुताबिक अगर फैसला कोई देता है तो उसके साथ क्या हशर किया जाता है, आपके इल्म में है। और फिर इंतहाई मोहतरम यही चीफ जस्टिस साहब और बाकी सारे लोग क्या उस रेफरेंस को, अपने ही कुलीग के रेफरेंस को सुनते नहीं है? फिर उसमें जो रिमार्क्स आते हैं वो क्या मेरे और आपके लिए काबिले शर्म नहीं है? और मुझे ये कोई बताए कि ये तो है एक जस्टिस जिन्होंने एक जजमेंट दी, मैं दूसरे जस्टिस का भी नाम लेता हूं, क्या आइन कानून के मुताबिक अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जस्टिस सेठ वकार साहब, उन्होंने जो जजमेंट दी आइन कानून के मुताबिक, तो कहा गया कि इनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो फिर क्या उनका दिमाग दुरुस्त है या उनको आप सही कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने एक अपील की, एक दरखास्त दी
उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को, तो वहां से वो कुछ भी उसको दे दिया गया जो उसने मांगा भी नहीं था आइन में तरमीम का। तो यार ना करें इस तरह हम बात के, क्या ये आइन के मुताबिक है क्या? देखिए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इमरान खान के मामलात कानूनी हैं, उसको कानून का सामना करना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। दूसरी तरफ अदालत उन्हें रिलीफ देती है, और इस मरतबा तो रिलीफ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था। जस्टिस आमिर फारूक और जो है वो उस 2 रुकनी बेंच के अंदर शामिल थे, जिस पर पीटीआई को एतराज था। तो फिर इस रिलीफ पर जो कि चेयरमैन पीटीआई को मिल रहा है, फिर एतराज क्यों है? नहीं रहमान, मैं कत्तन किसी को फांसी नहीं लगवाना देखना चाहता, मैं किसी को बरी होता या बरी करवाना नहीं चाहता। मेरा ये हक तो जरूर है ना कि मेरा जैसा कैसा आइन कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये तो मैं डिमांड कर सकता हूं ना बतौर एक कारकुन के, बतौर एक पाकिस्तानी के। मेरा ये हक है कि मैं ये पूछूं कि भाई आइन कानून के मुताबिक क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अदालतें फैसला कर रही। क्या मैं ये कहने में हक बजानब नहीं हूं कि 2017 में आपको एक शख्स को निकालना था और दूसरे को लाना था। उस वक्त का एक चीफ जस्टिस साहब जो थे वो हर रोज मॉनिटर कर रहे थे, लोअर कोर्ट को हदायत फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत कैद करना है, करके दिखा दिया। आज वही रोल इमरान खान की रिहाई के लिए कोई और शख्स अदा कर रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? क्या मुझे ये बताएं कि जितनी दफा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई इमरान खान के हवाले से, हाई कोर्ट में गई, लोअर कोर्ट में गई, इतनी दरखास्तें इंटरटेन इससे पहले कभी किसी मुजरम की हुई है? आप खुद वकील हैं, कभी नहीं हुआ। और मुझे ये बताएं क्या 25-26 दिनों से वो जेल में हैं? क्या लोग तो 25-25 माह लगा के आए। मैं सियासतदानों की बात करता हूं, कभी किसी ने पूछा कि आपका जेल में कैसा गुजर औकात हो रहा है, आपको फ्रूट कौन सा दिया जा रहा है, आपको बिरयानी किस तरह की बना के दी जा रही है, आप चिकन जो है वो देसी पसंद करते हैं या दूसरा चिकन आपको खुदा का खौफ करें यार। कितने लोग हैं अच्छा जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि मेरी अपील भी लग जाए, 2-4 साल लग जाते हैं, 10-10, 20 भी। मुझे ये बताएं कि यही इमरान खान, एक तरफ तो उसकी अपीलें लग रही हैं या उसकी दरखास्तें फौरी तौर पर एंटरटेन की जाती हैं, मगर क्या फॉरेन फंडिंग केस, उसकी पार्टी का फंडिंग केस जो था वो कितना अच्छा नहीं लग सका? क्या आपको ये याद होगा कि आप आज वो कहता है कि मेरे पे जनाब 180 केस हो गए हैं, सुबह 200 हो जाएंगे। भाई आप एक दिन में 400 दफा कानून तोड़ेंगे तो 400 दफा ही FIR होगी। वो ये तो नहीं होगा कि एक पहले हो गई है अब एक दिन में दूसरी ना करें। ये होता है? कानून आपको इजाजत देता है? देखिए मियां जावेद साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी की कई मरतबा आप लोग तारीखें दे चुके हैं, आप कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का वापस आना वो तो उनकी अपनी सवाबदीद है, उनके अपने ऑप्शन जो है वो इस वक्त अपनी सियासी ऑप्शन जो है वो देख रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये पहले सितंबर की तारीख आई, उसके बाद फिर अब अक्टूबर की तारीख जो है वो दी जा रही है, और अभी हो सकता है, कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा जो है वो डिले हो सकता है मियां नवाज शरीफ की वापसी में? एक तो ये रहमान मैं क्लियर करता जाऊं कि अक्टूबर से डिले नहीं होगा। अब आपने जो सवाल किया ना कि नवाज शरीफ की अपनी सवाबदीद है कि वो कब आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या चीज हाइल है उनके इस फैसले की राह में? मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि क्या नवाज शरीफ की सवाबदीद के मुताबिक उसको जलावतन किया गया था जब 10 साल के लिए किया गया था? जेल तोड़ के गए थे, अटक किला तोड़ के गए थे, या बॉर्डर क्रॉस कर गए थे? जिस तरह आज PTI के लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, बहुत से लोग, क्या इस तरह बॉर्डर क्रॉस करके गए थे? और क्या नवाज शरीफ को जब इस दफा बाहर भेजा गया है, क्या वो जेल का दरवाजा तोड़ के गए हैं? नहीं। जिस तरह के हालात बनाए जाते हैं, ये मैं उनकी बात करूंगा, ये मैंने कोर्ट इसलिए किया है कि यार मुझे कोई बता दे। ये जरा वाजे कर दे, आप अभी भी समझते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा सा बात है कि भेजा गया है, जबरदस्ती भेजा गया है या जो है वो खुद गए हैं?
ना ना, मैं आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने उनको जेल में जहर दिया था वो उनकी मर्जी से दिया था। फिर मुझे ये कोई बताए ना कि जब उनको अस्पताल में लाया गया था, अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने ओहदों के लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर रखना उनकी जरूरत थी, उन्होंने भेजा पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, नवाज शरीफ वो दरवेश सिर्फ इंसान है कि अगर जो कुछ उसके साथ 25-30 सालों में हो गया, उसका अशरे अशीर भी उसने पब्लिक इंटरेस्ट में, रियासत इंटरेस्ट में कुछ नहीं बताया, और जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। कभी किसी ने उस पर एक्शन लिया? तो अभी जो ये ऑप्शन जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान को भी बाहर भिजवाने की बात हो रही है, तो क्या इमरान खान को जबरदस्ती अगर बाहर बिलफर्ज भिजवाया जाता है तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? मुझे ये बताएं कि अगर तो किसी सियासतदान को बाहर आप भेजते हैं तो इससे बड़ा जुल्म आप और नहीं करते। 9-10 मई से पहले जो भी उसकी नालायकियां थी, जो भी उसने किया पाकिस्तान के साथ, मैं फिर भी उसको सियासतदान समझता रहा, और मेरा उसके लिए आवाज, अगर 9-10 मई का वाकया उसने ना किया होता तो उसके गुनाहों पे पर्दा डला रहना था, उसका अंदर जो था लोगों को पता नहीं चलना था। मगर 9-10 मई का जो उसने वाकया किया, दुनिया में हमारी जो रसवाई की, और दुनिया उनको एक पैगाम दिया, उन कुव्वतों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी या इस तरह भी किया जा सकता है। वो इसने एक रास्ता लोगों को दिखाया जो सबसे बड़ा जुर्म बन गया उसका, और जुर्म है उसका। मगर आप उसको एक पॉलिटिशियन के तौर पर ट्रीट करेंगे या दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट करेंगे, ये आपका इंतखाब है कि आप किस तरह उसको देखते हैं। अच्छा। मगर कानून उसको दहशतगर्द कहता है, आइन उसको दहशतगर्द मियां साहब, आपके लिए इलेक्शन लड़ना, मियां साहब आपकी जमात जो है वो इलेक्शन किस तरह से लड़ना चाहती है? क्योंकि जो महंगाई के हालात होते जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो महंगाई की सूरत हाल है इस वक्त काबू से बाहर हो रही है। निगरान हुकूमत ये समझती है कि हालात हमें बड़े ख़राब मिले हैं, तो ये सब के सब की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो ये मुद्दा तो जो है वो आप लोगों के ऊपर ही आएगा। तो किस तरह से इंतखाबात में इसको डिफेंड करेंगे? रहमान, जो मैं आपको जानता हूं ना, आपकी फैमिली को जानता हूं, आपके खून में ये चीजें शामिल हैं कि आप सच बोलने से रह नहीं सकते। आप चाहे उसका कीमत अदा करें, मगर आप बात कह दिया करते हैं। अब मैं आपसे बात पूछता हूं उस ही वास्ते से, मुझे ये बताएं कि 3.25 साल एक जमात ने हुकूमत की, क्या उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे? गैस बिजली के रेट्स क्या थे? डॉलर की कीमत क्या थी? महंगाई का आलम क्या था? मैशत किस हालात से दो चार थी? और दुनिया में क्या हम तनहा नहीं थे? मैं उस डिटेल में जाए बगैर सिर्फ इतना कहूंगा कि 3.25 साल की नालायकियां, गलत फैसलों का मलबा बोझ जो है 3.25 साल की हुकूमत पे डालें। अब आ जाए 16 साल की जो 11 जमातों की हुकूमत थी, कौमी जमात थी, मगर उसमें मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून पर डालना चाहते हैं, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो स्टेलिंग पर मौजूद थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून, इसलिए 11 जमातों से ज्यादा बोझ आप मुस्लिम लीग नून पे डाल दें, मगर 16 माह की हुकूमत का सारा मलबा आप मुस्लिम लीग नून पे नहीं डाल सकते। अब आज वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों का तो तासुर जो है वो यही जाएगा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। यार एक सेकंड रहमान, बात ये है कि जितने आप सियाने हैं ना, मैं उतना सियाना नहीं हूं, मगर मेरे से ज्यादा सियाने शहर में, देहातों में लोग हैं जो समझते हैं
कि 3.25 सालों का बोझ 3.25 सालों पे डालना चाहिए। 16 माह का मलबा 16 माह के लोगों, निगरानों का मलबा निगरानों पे डालना चाहिए। मगर एक आपको बात मियां साहब लास्टली एक और चीज, ये जो खबर आ रही थी मियां साहब, ये जो खबर आ रही थी कि आम शख्सियात पर नवाज शरीफ तनकीद करेंगे अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, ये क्या मामला है? ये कोई फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून की अंदर, और क्या बहुत ही जारहाना रवैया होगा इंतखाबी मुहिम के दौरान? नहीं रहमान, हमने कभी भी अदारों को तनकीद नहीं बनाया, हमने अदारों को कभी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। अदारों में बैठी शख्सियात गलत जो फैसले करती हैं, हमने नाम लेकर हमेशा उनको कोट किया, अदारों को कोट नहीं किया। ये तो मैं एक वाजिया करता जाऊं। अब जहां तक तल्लक है, ऐसी को इल्जाम ठहराएंगे, ये मुस्लिम लीग नून का इशू नहीं है, ये इशू पाकिस्तानी कौम का इशू है। इशू क्या है? बहुत शुक्रिया। आप जी मियां साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल से अवाम बड़े परेशान हैं और कोई हल नहीं दिखाई दे रहा। हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ के बारे में जामे प्लान IMF के साथ शेयर किया और 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का एक प्लान है, वो जेर गौर है। इतलात के मुताबिक प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने, जबकि बिजली के बिलों की अदायगी में सहूलत देने की तजवीज़ भी IMF को फराहम कर दी गई है। मुजवजा प्लान के तहत हर सारिफ को बिजली के जो बिल हैं वो किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ है। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने आज कहा है कि बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। बिल तो देना होगा, जो मुआहदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। अब मईशत के दीगर आशारिये भी कुछ परेशान कुन हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो गिर रही है। आज ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए और इंटर बैंक में 305 रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स जो है वो 1442 पॉइंट्स कम होने के बाद 45,002 पर आकर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी इम्कान है। अब ये जो तमाम की तमाम चीजें हैं, ये मुआशी आशारिये और निगरान हुकूमत इन मामलात को किस तरह देख रही है, क्या कोई मार्जिन है, इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले तो ये बिलों का जो मामला है, बिजली के बिलों का मामला, क्या आपको लगता है कोई उम्मीद रखनी चाहिए? IMF कोई गुंजाइश निकाल सकता है इस वक्त हमारे हालात को देखते हुए? देखिए, हुआ क्या है कि इस वक्त जो हमारे बिल्स आए हैं उसमें चूंकि जुलाई अगस्त में 2 इकट्ठे बिल्स जो 1 जुलाई को चीज़ें बढ़ी हैं वो लग कर आ गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कुछ हमने अपने जो 200 यूनिट्स तक की प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी उसमें तब्दीलियां की, उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब आपको IMF के साथ जाकर ये बात करनी पड़ेगी, आपको IMF के साथ नया डेटा शेयर करना पड़ेगा। ये जो डेटा है उसके मुताबिक उनसे बात कीजिए। पाकिस्तान की जो इस वक्त के बिल हैं उनको स्टैगर करना पड़ेगा एटलीस्ट 200, 300 या इवन 400 यूनिट्स तक। कुछ अगर आपको रिलीफ चाहिए, कुछ अगर आप थोड़ी सी सब्सिडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मिड टर्म का कोई सोल्यूशन दीजिए कि कैसे जो क्वार्टरली टैरिफ नया आने वाला है उसको हैंडल करना है, क्योंकि दैट इज न्यू डेटा। ऐसा नहीं है कि आप IMF के साथ एंगेज नहीं कर सकते। दे आर योर पार्टनर्स, दे आर योर बैंकर्स, सो एज टू से यू गो एंड टेल योर बैंकर कि ये नया डेटा सामने आया है, ये नई चीजें सामने आई हैं, ये नई जो बिलिंग हुई है इसमें ये चीजें तब्दील हुई हैं। एंड ऑब्वियसली देखें, क्या वो आपका ख्याल है ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में पीपल आर अप इन आर्म्स एंड दे हैव कम ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। सो इसमें जरूर ये बात की जा सकती है। मैंने हमेशा कहा कि IMF इज अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन।
अपने रिसोर्सेज रखिए कि आप कहां से ये पैसे लाएंगे। कुछ इमरजेंसी प्रोविजन है बजट में, उसके अलावा अगर कुछ पीएसडीपी को संभालना पड़े, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि आप इस मसले से निकल सकें। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, असल मामला तो पैसों का है। हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, जो एफपीआर अपना काम पूरा नहीं करता, वो हमारे पास तो यही रास्ते बचते हैं, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, इनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, और क्योंकि इनका बिल तो लोगों ने देना है, तो ये सेफ एंड सिक्योर रास्ता नजर आता है। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है आपकी नजर में? देखिए ना, इसके बाद आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम क्या करने लगे हैं इतनी बड़ी मुश्किल में। क्या हम अपनी टैक्स कलेक्शन को 9200 या 9300 करना चाहते हैं? क्या हम कोई रिटेल से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? क्या हम एनफोर्समेंट बेहतर कर देंगे? आप अपना कोई प्लान रखिए उनके सामने। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि ये भी तो प्लान रखिए ना कि डिस्कोज में 520 अरब का नेपरा के मुताबिक FY22 में TND लॉस हुआ था। अब आप बताइए कि उसको क्या करना चाहते हैं आप? उसकी मैनेजमेंट में इमीडिएट तब्दीलियां तो की जा सकती है ना। आप कोई अच्छे CEOs विद इन द सिस्टम कर सकते हैं, आप बोर्ड्स आज तब्दील कर सकते हैं, आप कॉम्पिटेंट लोग आज ला सकते हैं, आप टारगेट्स रिविजिट आज कर सकते हैं, आप चाइनीज IPPs के साथ एंगेज करके अपना जो मेरा ख्याल है $15 अरब है जो अगले 10 साल में शायद जाने वाला है, उसको डेट रिप्रोफाइल कर सकते हैं। आप गैस जो आप कैप्टिव को दे रहे हैं, जो कि कम एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, उससे उठाकर आप अपने LNG प्लांट्स को गैस दीजिए और चलाइए। देखें, ये जब व्हेन आई गो टू द IMF विद ऑल द नंबर्स, विद ऑल द अदर रिसोर्सेज, विद ऑल द चेंजेस दैट आई एम अबाउट टू मेक, आपका ख्याल है कि वो 8-10 जो IMF के PH लोग हैं, वो ये मुझे कहेंगे कि नहीं खाकान, मैं कोई भी चीज तुम्हारी एग्री नहीं करता? ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई तौर पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा खाकान नजीब साहब, ये समझाइएगा, ये रुपए के साथ क्या हो रहा है? हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी, हमें यकीन दिलाया जाता रहा डार साहब की तरफ से भी, और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट होते थे कि मार्केट वैल्यू जो है ये सब आर्टिफिशियल है और इसकी असल वैल्यू 30-40 रुपए जो है वो नीचे, लेकिन वो नीचे आने की बजाय ये 30-40 रुपए ये तो ऊपर चला गया है। तो ये क्यों हो रहा है? जी, इस वक्त मैं 2 चीजें आपको मैनेज करनी है, पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एंड पीपल्स अनसर्टेनिटीज। मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड मार्केट अनसर्टेनिटीज। आप मुझसे एग्री करेंगे ना कि आप भी एक अनसर्टन है कि आगे कैसे इकोनॉमी जो है वो बिहेव करेगी। लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि रुपया जो है हर हफ्ते में मतलब 5-8 रुपए डिवैल्यू होगा तो हम ये कमाई कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए अपना एक्सटर्नल सेक्टर का प्लान सामने रखिए, अपना फिस्कल का प्लान सामने रखिए, अपना बिजली का प्लान सामने रखिए। लोगों को बताइए ना कि IMF की अम्ब्रेला में रहते हुए $28.5 अरब हम इकट्ठे कर लेंगे। जब हम ये कर लेंगे तो ये चीजें हमारी फाइनेंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी मुश्किल में इमीडिएटली आने वाले हैं। इससे मेरा कतई मतलब ये नहीं है कि मेरी इकोनॉमी की जो ग्रोथ मॉडल है वो ठीक नहीं होने वाला। इससे मेरा कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि मेरे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उसकी बेहतरी नहीं होने वाली। मेरा मतलब ये है कि इन द शॉर्ट रन मैं एक IMF प्रोग्राम के अम्ब्रेला में मुल्क को रखे हुए हूं। मैं SIFC के थ्रू इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहा हूं। मैं अपने कोई पावर प्लांट्स बेचना चाहता हूं। मैं अपने कोई थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन से पैसे लाना चाहता हूं। मैं सऊदी इन्वेस्टमेंट CPEC 2 ये ढूंढ रहा हूं। तो ये सब चीजें 5 से 8 माह में मुझे दिखाई दें और ये लोगों को सर्टेनिटी दीजिए। मगर इसके बाद तो मार्केट में खाकान नजीब से बड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट के भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। जब हम ये बात करते हैं कि एसेट्स हैं और हम बाहर से पैसे लाने वाले हैं, पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन ये मार्केट इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल और फिर ये जो ट्रस्ट है उसका इतना बड़ा डेफिसिट क्यों है? आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, कम क्लीन विद पीपल ऑन द नंबर्स के मेरे पास अगले 3 से 6 माह में एक्सटर्नल के फ्लोज क्या हैं। आज भी जब मैंने अभी देखा अपना ये जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स की पोजीशन है तो वो थोड़े से गिरे हैं और वो $7.8 बिलियन पे नीचे आ गए हैं। सो आप बताइए लोगों को कि व्हाट इज योर प्लान ऑन देम, कि आप कैसे इसको संभालेंगे। 81 मिलियन एक हफ्ते में रिजर्व्स जो है उन्होंने डिप लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहरहाल अब इनको बिल्ड करने का क्या जरिया है? आपके फ्लोज क्या हैं? आप किस तरह अपने जो डेट क्रिएटिंग फ्लोज हैं उनको लेकर आ रहे हैं? जिनीवा की प्लेजेस पे क्या काम हो रहा है? देखिए, मार्केट्स को अब मार्केट्स नीड कंसिस्टेंट फीडिंग। कम्युनिकेशन बदल गई है। ये वो कम्युनिकेशन नहीं है मैंने शुरू में कह दिया $28 अरब आएंगे एंड देन आई गो टू स्लीप एंड आई डोंट कम्युनिकेट विद द मार्केट्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव विद द मार्केट्स। टेल एवरी मंथ व्हाट योर प्लान इज एंड मूव विद इट। इंशाल्लाह केयर टेकर समझदार लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पुराने लोग हैं, दिहाइयों से सिस्टम का हिस्सा हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि रास्ता क्या होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतने, मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।